हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज से हमारा एक नया सफ़र शुरू हो रहा है और इस सफ़र की शुरुआत भले ही हम लोग थोड़ा कह सकते हो बेसिकली क्वेश्चन से करें, लेकिन बहुत ही एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस तक जाएंगे। जिस लेवल उस लेवल तक को हम लोग क्रैक करेंगे जहां से कि आपका गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम क्रैक हो सके। जी हाँ, डे 1 डेली फार्मेसी क्विज ग्रुप में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट क्विज का डे 1 का आज लाइव डिस्कशन करने वाले हैं। ये गवर्नमेंट फार्मासिस्ट क्विज का न्यू बैच है जिसमें आप सभी लोगों को कराया क्या जाएगा। तो आपने जैसा देखा है, क्विज अटेम्प्ट लिया है, तो हर एक क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अलग अलग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जैसे कि आपका एम्स का फार्मासिस्ट का वैकेंसी आता है, इंडियन रेलवेज का आता है, नेशनल हेल्थ मिशन का आता है, ईएसआईसी, इसरो फार्मासिस्ट, सिपाही फार्मा, काफ़ी सारे फार्मासिस्ट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसीज में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। एंड सबसे पहली बात कि डी फार्मा वाले बच्चों को ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, उनमें बिलीव लाना है। मुझे आपके अंदर सबसे पहली बात है ये बिलीव लाना है कि आप कर सकते हो, आपके सिलेबस से क्वेश्चन आता है, ताकि आप किसी तरह से मोटिवेट हो एंड आप पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, बहुत ही हेल्प करेगा आप सभी लोगों के लिए ये डेली क्विज। पहला क्वेश्चन था क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट का डिसएडवांटेज देखो, फर्स्ट ईयर वाले बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो फर्स्ट ईयर का ही अभी होंगे, तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे, बहुत बढ़िया है उनके लिए तो और अच्छी बात है। जो जितना जल्दी शुरू करेगा उसको उतना जल्दी तैयारी कंप्लीट होगा और वो उसका सिलेक्शन उतना जल्दी होगा। तो आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं हर एक क्वेश्चन को बेसिक से समझाऊंगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंट्रल रूट। ये मध्य प्रदेश के फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, एमपी फार्मासिस्ट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पेरेंट्रल रूट का मतलब क्या होता है सर? तो पेरेंट्रल रूट का मतलब होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन के रूट से जो दवा दी जाती है उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इसमें पूछा है। इसमें से कौन सा पेरेंट्रल रूट का डिसएडवांटेज है, यानी इंजेक्शन रूट का जो इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है उसका क्या डिसएडवांटेज है। तो पहला है रैपिड एक्शन, ये तो भाई अच्छी बात है। हाँ भाई, पेरेंट्रल रूट में जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तो जल्दी असर करता है, फास्ट एक्शन देता है, ठीक है। दूसरा है, ये तो अच्छी बात है, इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल। हाँ सर, सुई लगाने में थोड़ा सा दर्द तो करता है, इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल तो होता है। तो डिसएडवांटेज तो यही हो गया आपका, डिसएडवांटेज तो यही हो गया। कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट। हाँ, अनकॉन्शियस कोई पेशेंट बेहोश भी है तो हम पेरेंट्रल रूट से इंजेक्शन दे सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। ड्रग एब्जॉर्प्शन इन गट इज बाईपास्ड। यस, दवा जो गट में यानी एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा ही नहीं तो वो बाईपास कर जाएगा, जिससे आपका जो गट मैनिपुलेशन है वो नहीं होगा। यानी यहाँ पूछ रहा है डिसएडवांटेज, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि यस सर, यहाँ पर इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल होता है, यानी थोड़ा सा पेरेंट्रल रूट थोड़ा दर्दनाक, थोड़ा दर्द करता है और थोड़ा इनकन्वीनियंट भी होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब एडवांटेज है, यानी फास्ट एक्शन करता है, अनकॉन्शियस पेशेंट को भी दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट बेहोश हो गया तो उसको टैबलेट थोड़ी खिलाओगे, उस समय सुई लगाना होता है, या तो आईवी फ्लूइड, तो आईवी से यानी पेरेंट्रल रूट ही हो गया। फिर ड्रग एब्जॉर्प्शन इन गट इज बाईपास्ड, ये भी एडवांटेज है। जैसे देखो क्या लिखा है, पेरेंट्रल रूट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। इंजेक्शन जैसे इंट्रावेनस यानी सीधा वेन में दे दो, इंट्रामसल्स यानी कि मसल्स में दे दो, आईएम, एससी यानी सबक्यूटेनियस की विशेषताएं हैं जैसे रैपिड एक्शन, फास्ट एक्शन करना, अनकॉन्शियस पेशेंट को भी दिया जा सकता है, तथा जीआईटी को बाईपास करता है। ठीक है, बाईपास करना यानी जीआईटी में जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली ब्लड में जाता है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यह पेनफुल, सबसे बड़ा कमी यानी डिसएडवांटेज है, यह पेनफुल, इनकन्वीनियंट तथा इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा सकता है ना। हाँ, रिस्की भी होता है, थोड़ा सा इन्फेक्शन का भी रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आपको पेरेंट्रल रूट में देखने को मिलती हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? सही बी। आप लोगों ने क्या लगाया था? बी लगाया था, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर अपना? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हेपेरिन एंड वार्फरिन। हेपेरिन और वार्फरिन के लिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये देखो, ओएसएससी फार्मासिस्ट 2021, सीजी
फार्मासिस्ट, ये छत्तीसगढ़ का है, ये उड़ीसा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है। तो कहीं ना कहीं आपका देख लेते हैं कि क्या क्या है। मैंने बताया ना, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम से भी क्वेश्चन पेपर मैं लाऊंगा। देखो, हिपैरिन और वारफरीन, हिपैरिन भी एंटीकोएगुलेंट है और वारफरीन भी एंटीकोएगुलेंट है। इसको किस रूट से लिया जाता है? तो हिपैरिन को ऑलवेज, हिपैरिन याद रखना, ऑलवेज आईवी रूट से ही, इंट्रावेनस रूट से ही दिया जाता है। और वारफरीन को ओरल, वारफरीन एक ओरल एंटीकोएगुलेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिपैरिन आईवी है तो पहला हो जाएगा आईवी, दूसरा हो जाएगा आईएम। तो आईवी एंड आईएम ऑप्शन में है, आईवी एंड आईएम। तो ये देखो, आईवी और ओरल, सॉरी आईएम नहीं है, ये ओरल है, ओरल ओरल। तो आईवी और ओरल यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ए, आईवी और ओरल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये आईवी हो जाएगा और ओरल, यानी हिपैरिन को जब भी देते हैं तो इंट्रावेनस रूट से देते हैं और वारफरीन को जब भी देते हैं तो ओरल रूट से, यानी टैबलेट के फॉर्म में। अच्छा, ये होते क्या हैं सर? देखो, हिपैरिन हो चाहे ये वारफरीन हो, दोनों सेम क्लास का ड्रग है और उस क्लास का नाम है सर एंटीकोएगुलेंट। क्या है? एंटीकोएगुलेंट है। अच्छा, एंटीकोएगुलेंट होता क्या है सर? तो ऐसी दवाएं जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकती हैं, ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देती हैं आपके ब्लड वेसल्स में, उनको हम लोग कहते हैं एंटीकोएगुलेंट। जैसे हिपैरिन ओरल रूट से एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए इसको आईवी या एससी दिया जाता है। कह सकते हो पेरेंटल रूट होता है, आईवी भी दे सकते हैं, एससी भी दे सकते हैं। आईवी यानी वेन में देना, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस यानी सबक्यूटेनियस लेयर में देना है। वारफरीन एक ओरल एंटीकोएगुलेंट है, ध्यान रखना। और आप सभी लोग याद रखना, हिपैरिन को नेचुरल एंटीकोएगुलेंट भी बोला जाता है। हमारे बॉडी में नेचुरल एंटीकोएगुलेंट कौन सा पाया जाता है? यही पाया जाता है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। जिसके, आपने कभी सोचा आपके ब्लड वेसल्स में रक्त क्यों नहीं जमता है, क्यों नहीं थक्का होता है? जब भी कट लगता है तो थक्का हो जाता है, इसलिए क्योंकि अंदर में हिपैरिन पाया जाता है। ठीक है, तो ये नेचुरल एंटीकोएगुलेंट भी हिपैरिन होता है। ओके, हिपैरिन को ऐसे याद रखने का तरीका, हिपैरिन को जब भी लगाएंगे हॉस्पिटल में, क्योंकि इंजेक्शन के द्वारा होता है। वारफरीन को घर में भी आप टैबलेट के फॉर्म में खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वारफरीन खाने के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन तो चाहिए ही, लेकिन ये एक ओरल एंटीकोएगुलेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ है ना? बताओ भाई, एकदम देखो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। विच एंटीकोएगुलेंट इज गिवन ओरली। मान लिया कि दूसरा क्वेश्चन आपसे नहीं बना था, कोई बात नहीं, यहां पर हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कौन सा एंटीकोएगुलेंट ओरली, गिवन ओरली, कौन सा एंटीकोएगुलेंट है जिसको ओरली देते हैं? हिपैरिन, वारफरीन, एनॉक्सापैरिन या इंसुलिन? कौन सा एंटीकोएगुलेंट है जो ओरली लिया जाता है? तो अभी मैंने बताया कि जो ये आपका वारफरीन होता है ये ओरली लिया जाता है, और हिपैरिन लिया जाता है तो ये पेरेंट्रल यानी आईवी या तो एससी रूट से लिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा वारफरीन। माय डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बताना, सेकेंड ईयर वाले को तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब पार्ट आपका कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी का पार्ट आ रहा है, मेजर सब्जेक्ट है, वहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल एम्स का क्वेश्चन हुआ था, एम्स का एग्जाम हुआ था, तो 80 क्वेश्चन फार्मा रहता है, 20 नॉन फार्मा था। 80 में से 70 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से थे। तो फार्माकोलॉजी इज मेजर पार्ट। ऐसा नहीं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आता, आप देखेंगे, लेकिन आपको सीखना है। समझ रहे हो बात को? मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि आपको आता है, कोई बात नहीं, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, यहाँ सीखना है, जितना बना ठीक है। ओके, समझ रहे हो? एकदम आसान शब्दों में तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। एमपी फार्मासिस्ट 2020 का क्वेश्चन, अगेन एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, है ना? हाइपरपायरेक्सिया इज अ स्टेट ऑफ, हाइपरपायरेक्सिया, हाँ, फार्मासिस्ट एग्जाम में निगेटिव मार्किंग ना हो ऐसा हो सकता है भाई, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है ना? हाइपरपायरेक्सिया इज अ स्टेट ऑफ, लेकिन हमारे क्यूज में अभी नहीं रखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग है, अभी से ही निगेटिव वगैरह चल जाएगा तो फिर बच्चे मोटिवेट कैसे होंगे? पहले थोड़ा बेस तो अपना बनने दो, एक शुरू से, पहला क्लास है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एक नया आगाज हुआ है, पहले शुरू करते हैं, है ना? हौसला बुलंद करते हैं, फिर धीरे धीरे उस लेवल का भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो भैया हाइपरपायरेक्सिया इज अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, लो बॉडी टेम्परेचर, हाई बॉडी टेम्परेचर, लो ब्लड प्रेशर। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइपरपायरेक्सिया इज अ स्टेट ऑफ, तो हाइपरपायरेक्सिया, तो देखो भाई, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं होगा, हाइपरटेंशन कहलाता है हाई ब्लड प्रेशर, ये तो नहीं होगा। लो बॉडी टेम्परेचर भी नहीं होगा, हाई बॉडी टेम्परेचर, यस, आंसर सी आप लोगों ने मारा है।
देखो भैया, पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है? पायरेक्सिया कहीं पे भी वर्ड लिख जाए तो पायरेक्सिया वर्ड मतलब होता है फीवर। क्या होता है? फीवर। और फीवर में शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और ऊपर से हाइपर लिखा हुआ है, जहां पे भी हाइपर हो ज्यादा, यानी हाइपर। और पायरेक्सिया मतलब है बढ़ा हुआ शरीर का तापमान, मतलब शरीर का ज्यादा तापमान रहेगा तो उसको हाइपर पायरेक्सिया कहेंगे। हाई ब्लड प्रेशर रहेंगे तो उसको हाइपर टेंशन बोलेंगे। लो ब्लड बॉडी टेम्परेचर रहेगा तो उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके लिए टर्म यूज होता है हाइपोथर्मिया। लो ब्लड प्रेशर रहेगा तो हाइपोटेंशन। ठीक है। तो देखो, पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर। हाइपर पायरेक्सिया यानी वेरी हाई फीवर, ग्रेटर देन 41 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 41 डिग्री सेल्सियस। हाइपोथर्मिया मतलब लो बॉडी टेम्परेचर, अगर किसी का बॉडी का टेम्परेचर बहुत है, शरीर एकदम ठंडा हो गया है, तो हाइपोथर्मिया कहलाता है। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं और लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं। करेक्ट? हाँ। चलो भैया, अब एक क्वेश्चन मेरे तरफ से आप लोगों के लिए है। द टर्म पायरेक्सिया मीन्स, पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर, फीवर, इन्फेक्शन, पल्स रेट। एक क्वेश्चन पूछे हुए सवाल जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए, और दूसरा उससे रिलेटेड जो आप सीखे हो तो करके बताओ, क्योंकि ये क्विज सिर्फ मेरा क्विज कराने का मकसद नहीं, यहाँ आपको सिखाना भी है मुझे। आंसर बी, फीवर। बहुत बढ़िया, फीवर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। आगे और भी क्विज को क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे इस सेशन को यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं या फिर आपके दोस्त साथी संगति हैं, आप हमारे साथ डेली फार्मेसी क्विज ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आप भी डेली ऐसे ही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए हमारा ये क्विज ग्रुप बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर डेली फार्मेसी क्विज प्रैक्टिस सेशन होते हैं। डेली आपका क्विज दोपहर 1 बजे अपलोड होता है, उसका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह क्या कहते हैं 9 बजे उसका डिस्कशन होता है, जिसमें आपके रेलवे, एम्स, DSSB, ESIC, इसरो, NHM, सिपॉय और अदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के बिहाफ पर आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराए जाते हैं। फिर उसका डेली लाइव डिस्कशन, ई बुक, PDF नोट्स एंड प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। ओवरऑल अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, नो डाउट। इसके लिए कैसे है सर? तो सेंट्रल फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल ID डाल के लॉगिन करना होगा, एंड स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो डेली फार्मेसी क्विज ग्रुप के नाम से आपको दिख जाएगा। प्राइस भले 299 दिखेगा, लेकिन अभी के टाइम पर हमारा एक ऑफर चल रहा है, जो कि बच्चों के डिमांड पर इसको और भी एक्सटेंड किया गया है। 5 तारीख तक ये ऑफर कंटिन्यू रहेगा, जिसमें अगर आप फार्मासिस्ट कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं तो ये 299 का प्राइस घट के 199 हो जाएगा, और बाय नाउ पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर दीजिए और आप ज्वाइन हो जाइए। बाकी फिर भी कोई विशेष दिक्कत आ जाए, पेमेंट रिलेटेड इशूज़ या फिर कुछ समझ में नहीं आए, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम हैंडल कर लेगी, आपको हेल्प करेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, और आप सभी लोगों से भी भैया उम्मीद है कि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग भी समर्थन कीजिएगा, ताकि ये क्विज ग्रुप अच्छे से चलता रहे, और अपने जो भी दोस्तों को रिकमेंड जरूर कीजिएगा, ताकि चीज़ें अच्छे से कंटिन्यू रह पाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो फर्स्ट पास इफेक्ट? फर्स्ट पास इफेक्ट किस रूट में फर्स्ट पास इफेक्ट होता है? अगेन एक फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है, केरला PSC फार्मासिस्ट 2021। कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब है किस रूट से दवा लेते हैं जिसमें आपका फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को मिलता है? इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, ओरल, सबलिंगुअल। तो आज सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं बी। सेकेंड ईयर वाले तो बहुत अच्छे से आंसर कर देंगे ओरल, जो पढ़े हुए हैं। नहीं पढ़े हैं तो उनको बता दें कि देखो, जब भी दवा हम ओरली खाते हैं तो वो दवा, जब भी हम दवा ओरली खाते हैं, कोई भी दवा ओरली खाते हैं, तो वो दवा हमारे पेट में जाता है, पेट से एब्जॉर्ब होकर के सीधे ब्लड में नहीं जाता है, याद रखना। ब्लड में जाने से पहले वो हेपेटिक पोर्टल वीन सिस्टम के द्वारा कहाँ जाता है? लीवर में, और लीवर में कुछ मात्रा उसका मेटाबोलाइज हो जाता है, यानी इनएक्टिव हो जाता है। एंड जैसे मान लो अगर 100 mg दवा आप खाते हो ओरली, तो 100 का 100 ब्लड में नहीं जाता है, आपका 70 mg ही जाता है। ठीक है, हाँ 60 से 70 mg, तो लगभग 20 से 30 mg जो गायब हो जाता है, तो उसमें कुछ हिस्सा ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से गायब हो जाता है।
यानी इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होकर के वो किडनी में जाता है और किडनी यूरिन बना के फिल्टर के पर बाहर निकाल देता है। समझ रहे बात को? फिल्टर मतलब यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है, और जो मेन एक्टिव पार्ट बचा तब जाके ब्लड में जाता है। इसीलिए ओरल रूट सबसे कम रिस्की है, कोई इन्फेक्शन का चांसेस नहीं, रिस्क ही कम होता है, क्योंकि वो लीवर में अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस होगा तो लीवर पहले मेटाबोलाइज कर देगा। समझ रहे बात को? हाँ, तो ओरल रूट में ही, और कोई भी चाहे वो सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे रखना हुआ, अगर दवा पेट में गया तभी उसमें फर्स्ट पास इफेक्ट होगा। जैसे आप बोलोगे सबलिंगुअल भी तो सर मुंह में रखते हैं, लेकिन ये दवा क्या होता है ना, जीभ के नीचे रखने के बाद ये दवा अपने आप खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाती है। समझ रहे बात को? एब्जॉर्ब होकर के यहीं से ब्लड में चली जाती है, वो पेट में नहीं जाती है। इंट्रावेनस तो वेन में इंजेक्शन दे देते हैं, इंट्रामस्कुलर कोई किसी रूट में फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है मेजर तौर पर, मेनली ओरल रूट में ही देखने को मिलता है। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, बताओ सबलिंगुअल रूट से कौन सी ऐसी दवा है जो दी जाती है, काफ़ी पॉपुलर दवा है। एक दवा का एग्जाम्पल जो सबलिंगुअल रूट से दी जाती है यानी जीभ के नीचे, तो अचानक से किसी को एंजाइना का चेस्ट पेन, एंजाइना समझते हो, चेस्ट पेन होता है, तो उस कंडीशन में नाइट्रोग्लिसरीन की दवा दी जाती है जीभ के नीचे, जिससे, है ना, हाँ, सबलिंगुअल रूट से, याद रखना नाइट्रोग्लिसरीन नाम की दवा है जो सबलिंगुअल रूट से दी जाती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट। देखो ओरल ड्रग पोर्टल वीन द्वारा लीवर में जाती है जहां उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, इसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है, ओरल रूट में। चलो भैया, अब क्वेश्चन है, आप सभी लोग खुद सोच के बताना, विच रूट एवॉइड्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कौन से रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है? विच रूट एवॉइड्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? होता सिर्फ, आपको मैंने बताया है ओरल में, होता सिर्फ ओरल में है, ठीक है, मेनली। बाकी क्या कहते हैं, बोथ बी एंड सी ऑप्शन है रेक्टल। ओरल में तो होता है भैया, यहां बोल रहा है एवॉइड, मतलब है किसमें नहीं होता है। देखो रेक्टल में पार्शियली होता है, यस। रेक्टल रूट से मतलब क्या होता है, दवा को जब हम रेक्टल रूट से सपोजिटरी के फॉर्म में एनस के द्वारा देते हैं तो कुछ मात्रा यहां पे भी मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन सबलिंगुअल में नहीं होता। अभी मैंने बताया ना, जब जीभ के नीचे दवा को रखते हैं तो वहां पे फास्ट एक्शन शो करता है, सीधा ब्लड में जाता है दवा एब्जॉर्ब होकर के। सो यहां पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलता है, अवॉइड होता है किसमें, सबलिंगुअल में। सबलिंगुअल में अवॉइड होता है। विच रूट्स अवॉइड्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो सबलिंगुअल, ठीक है। हाँ चलो, बहुत बढ़िया आंसर किए क्वेश्चन नंबर 7 का डी। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग जवाब दीजिएगा, फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन इज, इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन न जाने कितनी बार हमने बच्चों को बताया रखा है ना। हाँ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन, इंसुलिन का इंजेक्शन पता है ना कब लगाते हैं, डायबिटीज मेलाइटस में, जिसको इंसुलिन की कमी हो जाती है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ये देखो कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ पूछा है, BSSC फार्मासिस्ट, है ना, ESIC फार्मासिस्ट, DSSSB फार्मासिस्ट, ये 3 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में, 16 में। तो बताओ भाई इंसुलिन को किस रूट से दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए, यस। तो सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। सबक्यूटेनियस मतलब क्या है, स्किन के नीचे। इंसुलिन का इंजेक्शन अक्सर दिया जाता है स्किन के नीचे, जैसे नाभि वगैरह के पास ऐसे करके मांस को खींच करके इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है सबक्यूटेनियस लेयर में। कितने डिग्री के एंगल पर दिया जाता है सर, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन 40 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। कितने डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर। कह रहा इंसुलिन इज यूजुअली एडमिनिस्ट्रेड बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉयड इन गे। इंसुलिन को अगर हम जीआईटी के रूट से पूछेगा कि भाई जीआईटी हम ओरली क्यों नहीं ले सकते इंसुलिन, तो याद रखना इंसुलिन अपने आप में एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है, अपने आप में एक प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन लेंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा, जीआईटी में हमारा एंजाइम आएगा, HCl इसको डाइजेस्ट कर देगा। सो इसीलिए हम इसको ओरली नहीं ले सकते हैं, तो इसको इंजेक्शन के रूप में लेते हैं, और वो भी सबक्यूटेनियस लेयर में। और बिकॉज इट डिस्ट्रॉयड इन जीआईटी ट्रैक इफ टेकन ओरली, अगर ओरली लेंगे तो ये डाइजेस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग चलिए करके दिखाते हैं। इनर्ट सब्सटेंस गिवन इन द ग्रेव ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड। ये भी देखो पूछा हुआ सवाल है, BSSC फार्मासिस्ट 2019, ESIC फार्मासिस्ट 2016। इनर्ट सब्सटेंस गिवन इन द ग्रेव ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड,
प्लेसिबो, वैक्सीन, टॉक्साइड, मल्टीविटामिन। इसमें तो आधा लोगों का दिमाग ही कंफ्यूज हो गया होगा कि सर होता क्या है ये एक्चुअली, होता क्या है एक्चुअली। देखो इनर्ट सब्सटेंस मतलब है कि कोई भी, एक्टिव मतलब होता है एक्टिव सब्सटेंस जिसका एक्शन हो। इनर्ट सब्सटेंस यानी कोई काम का सब्सटेंस नहीं है। मेडिसिन के जगह पे हम ऐसी चीज़ दें जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसमें कोई एपीआई नहीं है ना, बस वो दवा के जैसा दिखता है, तो वैसे इफेक्ट को क्या कहते हैं। देखो जो बच्चे पढ़े हैं वो तो जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, उनको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। नहीं जानते हो तो जान लो। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है सर? प्लेसिबो जैसे किसी को आदत हो गई है कि दवा खाएंगे तब मेरा सर का दर्द आराम रहेगा, दवा खाएंगे तभी मेरा सर का दर्द, साइकोलॉजिकली वो फिट हो चुका है, साइकोलॉजिकली उसके माइंड में सेट हो चुका है, हम दवा खाते हैं तभी मेरा सर दर्द आराम रहता है, दवा नहीं खाते हैं तो नहीं आराम रहता है। तो डॉक्टर तो भाई ज़्यादा दवा नहीं दे सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में जब डॉक्टर को ऐसा फील होता है कि पेशेंट को एक साइकोलॉजिकली सेट हो चुका है माइंड में, दवा कोई काम नहीं कर रही है, माइंड साइकोलॉजिकली इसको ऐसा लग रहा है, तब वैसे कंडीशन में पेशेंट दवा जैसा दिखने वाली दवा देता है। एक्चुअली वो दवा होता नहीं है, मतलब वो दवे में एपीआई नहीं होता, मेन उसका केमिकल वगैरह नहीं होता है, वो सिर्फ एक चॉकलेट टाइप से चूसने वाला दवा दे देता है, उसको पेशेंट को दे देता है ना। इनर्ट सब्सटेंस रहता है, इनर्ट दवा ही है लेकिन इनर्ट सब्सटेंस है, उसमें कोई एक्टिव कंपाउंड नहीं है, समझ रहे बात को। वो दवा आपके शरीर के लिए कोई हानिकारक नहीं, बस एक चॉकलेट है, चूसने में अच्छा लगेगा, उस पेशेंट को दे देता है। पेशेंट को लगता है हाँ भाई हम दवा खाएं, मेरा सर दर्द ठीक हो रहा है, तो ये इसको प्लेसिबो कहते हैं। तो वही बोला इनर्ट सब्सटेंस, इनर्ट यानी वो कोई काम का नहीं है, गिवन इन द ग्रेव ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के ग्रेव में यानी मेडिसिन की जगह पे उसको दिया जाता है, तो उसको प्लेसिबो कहते हैं। आंसर हो जाएगा 9 का 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का सी। विच रूट्स अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, नहीं सबलिंगुअल रूट होगा मेरे दोस्त, रेक्टल रूट में होता है कई बार। प्रिया मौर्य जी, थोड़ा बहुत पार्शियली होता है, देखो पार्शियली लिखा हुआ है ना, पार्शियली होता है, सबलिंगुअल में नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा प्लेसिबो। तो प्लेसिबो इफेक्ट मतलब क्या होता है सर? तो प्लेसिबो इफेक्ट इज द साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। एक्सपेक्टेशन टू प्लेज पोटेंट रोल इन प्लेसिबो इफेक्ट, द मोर अ पर्सन बिलीव्स दे आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम अ ट्रीटमेंट, पेशेंट को ऐसा लगता है कि हम ये दवा खाते तो हमको इसका बेनिफिट मिलता है, इसीलिए मेरा दर्द आराम रहता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो पेशेंट को द मोर लाइकली इज दैट दे विल एक्सपीरियंस अ बेनिफिट, मतलब उसको बेनिफिट जैसा एक्सपीरियंस फील होता है। हमने आपको आसान शब्दों में समझा दिया कि भैया दवाई की जगह पे नेम चूस थमा दिया जाता है और बोलता है यही दवाई है चूसो, होता है ना, हाँ बस। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, एंजियोलॉजी रेफर्स टू, एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी रेफर्स टू, जवाब दीजिए एंजियोलॉजी में क्या होता है। HPSSC फार्मासिस्ट है ना का क्वेश्चन है। एंजियोलॉजी स्केलेटल सिस्टम की स्टडी होता है, आर्टिकुलर सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो याद रखना एंजियोलॉजी में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं कुछ चार्ट दे रहा हूं, आपको याद रखना है। जैसे एंजियोलॉजी में हम लोग ब्लड वेसल्स यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करेंगे, यही क्वेश्चन था। कार्डियोलॉजी में स्टडी ऑफ हार्ट करते हैं, हेमाटोलॉजी में स्टडी ऑफ ब्लड करते हैं, ऑन्कोलॉजी में स्टडी ऑफ ट्यूमर या कैंसर्स, न्यूरोलॉजी में स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, नेफ्रोलॉजी में स्टडी ऑफ किडनीज, हेपेटोलॉजी में स्टडी ऑफ लीवर, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ आई, ऊटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ईयर, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी, वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन, एंडोक्राइनोलॉजी स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, and arthrology study of joints, osteology study of bones, myology study of muscles, histology study of tissues, cytology study of cells, embryology study of embryonic development। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के फार्मासिस्ट के लिए एग्जाम के लिए मेडिकल टर्म्स बता दिया। अब यहाँ से सवाल कुछ एक न एक सवाल आती है ना, हाँ तो याद रखना। अब इसीलिए मैंने बताया आज भले कम क्वेश्चन सही हुआ, अब इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट सीखे आपने, अब क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आगे। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ एनाटमी, एनाटमी का मीनिंग क्या है बताओ भाई। मीनिंग ऑफ एनाटमी, ये BCCL फार्मासिस्ट NCL फार्मासिस्ट दोनों में पूछा गया है। एनाटमी में क्या स्टडी ऑफ प्लांट करते हैं बताओ, कुछ भी है। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, क्या बात कर रहे हो। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, यस ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ये भी याद रखना।
स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं एनाटॉमी में, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। तो ऑप्शन के हिसाब से तो आंसर सी हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली आंसर हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट या स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ भैया, साइंस डीलिंग विथ बेनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। उस साइंस को क्या कहते हैं जो कि मेलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है, डील करता है। बताओ भैया, आपके ये BCCL फार्मासिस्ट, NCL फार्मासिस्ट, एक चार्ट बताया ना, यहाँ से सवाल देखो आते हैं, देखो सवाल रिपीट हुआ है। बताओ भाई की कहते हैं, क्वेश्चन है आपका साइंस डीलिंग विद बेनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो भैया ईटियोलॉजी में तो बीमारी के कारण के बारे में पढ़ते हैं, ये नहीं होगा। ट्यूमरोलॉजी नहीं, हेमाटोलॉजी ऐसा भी नहीं होगा, ब्लड की स्टडी होती है। ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर, ऑन्कोलॉजी याद रखना। हेमाटोलॉजी में हम लोग ब्लड की स्टडी करते हैं, ठीक है। हाँ, ईटियोलॉजी में हम लोग किसी भी बीमारी के कारण की स्टडी करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑप्थेल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी है किस चीज का? आरआरबी फार्मासिस्ट, रेलवे, आरआरबी मतलब है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे फार्मासिस्ट 2013 का सवाल है। देखो, ऑप्थेल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आईज, नोज, थ्रोट, नन ऑफ दीज। ऑप्थेल्मोलॉजी रेलवे फार्मासिस्ट का सवाल है। मैंने बताया ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या था, याद करो। ऑप्थेल्मोलॉजी देखो क्या था, आंखों की स्टडी को हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, याद कर लेना, है ना। ऑप्थेल्मोलॉजी में हम लोग आईज की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? आईज की, आंखों की। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन एंड डैश प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। किस प्रकार के प्रक्रिया में इन एन डैश प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, किस प्रकार की प्रक्रिया में तापमान एकदम कांस्टेंट रहता है? DSSB फार्मासिस्ट 2019 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है कि किस प्रकार के प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मिक, बताओ भाई, आइसोथर्मिक या प्लेसिबो, आइसोबारिक, आइसोटोनिक, आइसोक्लोरिक, किस प्रकार के सिस्टम में क्या टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट? तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट की बात करेंगे तो आइसोथर्मिक होगा, ठीक है। मैं कुछ सिस्टम के बारे में बता ही देता हूं, देखो इंपॉर्टेंट आइसो प्रोसेसेस याद रखना पड़ेगा। अब कुछ पार्ट हैं जो कि, है ना, चलो देखो, आइसोथर्मिक पार्ट में क्या होता है, आइसो मतलब होता है एकदम समान, और थर्मिक मतलब होता है टेम्परेचर। तो आइसोथर्मिक में जो कांस्टेंट होता है इक्वल होता है क्या? टेम्परेचर, ठीक है। आइसोबारिक मतलब क्या होता है सर? बार किसका? प्रेशर। तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अगर अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, एकदम टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसोथर्मिक। अ प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोकोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर अ प्रेशर इन विच अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, है ना। हाँ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो उसको हम लोग आइसोकोरिक कहते हैं। आइसोटोनिक क्या होता है सर? तो आइसोटोनिक में क्या होता है? टोनिक यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अ कंडीशन इन विच टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर दो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको आइसोटोनिक, ठीक है। सर बैकग्राउंड ब्लैक रखा होगा, नहीं, ब्लैक बैकग्राउंड में दिक्कत क्या होगा कि इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं बना पाऊंगा। मुझे ब्लैक बैकग्राउंड में पढ़ाना पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सा लाइट कलर में पढ़ाना अच्छा लगता है। आप थोड़ा फ़ोन का ब्राइटनेस कम कर लो, अच्छा रहेगा। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का सिंबल क्या है? अगला सवाल है, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम आरआरबी फार्मासिस्ट 2019, रेलवे फार्मासिस्ट का पूछा हुआ सवाल है, कैल्शियम का सिंबल क्या है? जवाब दो। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है सर? CM या CS या CA या CU? क्या आंसर किए हो? तो कैल्शियम देखो, CU तो होगा नहीं, कॉपर होता है, कैल्शियम होता है CS, कैस्मियम, कैल्शियम CS, है ना। CA तो कैल्शियम होता है ना, CS कैल्शियम। चलो बहुत बढ़िया। रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन इज द,
केमिस्ट्री का क्वेश्चन अगेन आरआरबी फार्मासिस्ट 2019, रेलवे फार्मासिस्ट 2019 का क्वेश्चन है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन हो जाए, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन, तो क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ नाइट्रोजन। चलो हटाओ, अभी आंसर मत करो, मैं पहले एक प्रोसेस बता देता हूं, फिर आप लोग जवाब देना। जैसे देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या अंतर है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या अंतर है? ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन का एडिशन कर देते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। फिर रिडक्शन में क्या होता है सर? रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देते हैं तो उसको रिडक्शन कहेंगे। यानी भाई किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो उसको एडिशन में कहते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन हटाए तो रिडक्शन। ठीक है, ये तो आसान है। हाइड्रोजन के जैसे बात होगी तो ऑक्सीजन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या हो रहा था? जुट रहा था, लेकिन हाइड्रोजन उसका उल्टा, अगर ऑक्सीजन जुटता है तो ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन। वैसे रिडक्शन में जैसे ऑक्सीजन हट रहा था तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन के बाद में बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन के जैसा समान होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप जवाब दो, बताओ भैया। अब आप देखो कितना आसानी से आंसर करोगे। रिडक्शन का मतलब क्या? ऑक्सीजन का बढ़ना नहीं, ऑक्सीजन का बढ़ना तो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, हाँ। लॉस ऑफ हाइड्रोजन नहीं, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है। तो अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का उल्टा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन घट रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी नहीं होगा। गेन ऑफ हाइड्रोजन यस, क्योंकि हाइड्रोजन का बढ़ना कहीं ना कहीं रिडक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का घटना रिडक्शन होता है, तो उसका जस्ट उल्टा हाइड्रोजन का बढ़ना। तो ये देखो गेन इन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। आंसर सी, आंसर सी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से सवाल आएंगे तो कभी गलती मत करना दोस्त। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मलेरिया किसके कारण होता है बताओ भाई। मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, लिस्मेनिया डोनोवानी, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, प्लाज्मोडियम स्पीसीज। मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मलेरिया किसके कारण होता है? तो याद रखना, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम स्पीसीज के कारण, प्लाज्मोडियम स्पीसीज के कारण। हाँ जी, बहुत बढ़िया, प्लाज्मोडियम स्पीसीज के कारण मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम जो फेल्सीपेरम होते हैं, उसके कारण होता है। और इसका फैलता किसके कारण है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, रेनिटिडीन, रेनिटिडीन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग्स? रेनिटिडीन किस क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है? रेनिटिडीन किस क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है? जवाब दीजिए। तो रेनिटिडीन, आपको आज हम ट्रिक बताते हैं एक, कभी भूलोगे तो नहीं। किसी के भी लास्ट में, दवा के लास्ट में टिडिन वर्ड लगा रहेगा तो याद रखना वो H2 ब्लॉकर होता है, H2 ब्लॉकर होता है। तो रेनिटिडीन है ना, फेमोटिडीन, बहुत सारे, लोराटिडीन, बहुत सारे ड्रग आएंगे जिसके लास्ट में अगर टिडिन वर्ड लगा रहेगा तो वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। यानी आपके पेट में H2 रिसेप्टर के, हिस्टामिन के सेकेंड रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिससे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन कम कर देता है, H2 ब्लॉकर। पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स के लास्ट में याद रखना प्राजोल रहता है, जैसे पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल है ना, एस्मोप्राजोल, ये सब हो गया। ठीक है, तो रेनिटिडीन एक H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट H2 ब्लॉकर है, रिड्यूसेस स्टोमक एसिड प्रोडक्शन बाय ब्लॉकिंग स्टैमिन 2 रिसेप्टर्स ऑन द गैस्ट्रिक पैरेटल सेल, करेक्ट। पीपीआई प्रोटोन पंप इनहिबिटर जैसे ओमेप्राजोल ब्लॉक करता है प्रोटोन पंप को। एनएसएड्स का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एंटाएसिड्स न्यूट्रलाइजेज स्टोमिक एसिड बट डोंट ब्लॉक इट्स प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्शन को ब्लॉक नहीं करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 है, फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के फर्स्ट लाइन ड्रग कौन से हैं इसमें? तो देखो भाई, फर्स्ट लाइन ड्रग का ट्रिक है कि जब भी किसी को टीबी बीमारी होगा सबसे पहले कहाँ जाओगे? पेरिस जाओगे, पेरिस जाओगे तभी ठीक होगा। तो P4 पायराजिनामाइड ऑप्शन में है, नहीं है। E4 इथम्ब्यूटॉल है ऑप्शन में, नहीं है। R4 रिफाम्पिसिन, यस रिफाम्पिसिन ऑप्शन में, मार दो आंसर डी। यानी पेरिस, पेरिस से ट्रिक याद रख लेना,
पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट लाइन ड्रग है। देखो यहाँ ट्रिक बता देता हूँ, पृष्ठ की जगह पे आप पेरिस याद रख लो। जब भी किसी को होगा क्या कहते हैं टीबी, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? पेरिस जाएंगे। पी फॉर पायराजिनामाइड, ई फॉर इथाम्ब्यूटॉल, आर फॉर रिफाम्पिसिन, आई फॉर आइसोनियाजिड, एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन ड्रग क्या क्या है सर? तो केटीआर फेस पैक में केनामाइसिन, रिफाब्यूटिन, थायोएसिटाजोन, फ्लोरोकिनोलोन्स, एमिकासिन, सेप्रोमाइसिन, ये सब सारे ड्रग्स होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी कॉज ऑफ सिरोसिस इज, सिरोसिस के मुख्य कार्य क्या हैं? जो सिरोसिस मतलब होता है फैटी लीवर का लास्ट स्टेज, है ना। हाँ, तो बताओ, वायरल हेपेटाइटिस, मलेरिया, निमोनिया, अस्थमा। अस्थमा में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, निमोनिया पे भी नहीं होगा, वायरल हेपेटाइटिस हो जाएगा। हेपेटाइटिस की वजह से आपका लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर सड़ सकता है। तो आंसर हो जाएगा 20 का ए, 20 का ए। चलिए, तो अब टॉप 10 वायरल हेपेटाइटिस देखो लिखा है ना, वायरल हेपेटाइटिस स्पेशली क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शन लीडिंग टू कॉज ऑफ सिरोसिस, यानी नॉर्मल लीवर से ये फैटी लीवर हो जाएगा और सिरोसिस हो जाएगा, विच इज द स्क्रेइंग एंड परमानेंट डैमेज ऑफ लीवर, जैसे लीवर परमानेंटली डैमेज हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो फाइनली 20 क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब बारी है रिजल्ट के टॉप 10 स्टूडेंट्स की। तो टॉप 10 स्टूडेंट्स का चलिए रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए भैया, टॉप 10 स्टूडेंट्स में सबसे रैंक 1 नंबर पर, यहां पर भैया रैंकिंग मैटर करेगा, यहां पर आप लोग रैंकिंग लाएंगे तो जिंदगी बनेगी भाई, इसीलिए डेली करना है। सबसे रैंक 1 पर हैं पुष्पेंद्र जी, 19 क्वेश्चन सही किया इन्होंने, कांग्रेचुलेशंस पुष्पेंद्र जी, रैंक 1। सुशील कुमार पटेल जी ने भी 19 क्वेश्चन सही किया है, रैंक 2। रवि सिंह कुशवाहा रैंक 3, 19 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। निशा जी 18 क्वेश्चन सही किए हैं, बहुत बढ़िया। स्मृता जी ने 18 क्वेश्चन सही किए हैं। प्रियंका शुक्ला जी ने 18 क्वेश्चन सही किया है। दिवांशु साहू जी ने 7वें रैंक है। किम पटेल 8वें रैंक पर हैं। अरुण फार्मा 9वें रैंक पर हैं और केशव प्रसाद 10वें रैंक पर हैं। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टॉप 10 स्टूडेंट्स को भाई, बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। यूं ही ऐसे ही आप लोग मस्त अच्छा स्कोर करते रहिए। एंड आज पहला दिन था, है ना, मस्त अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंड जो लोग आपके साथ साथी संगति हैं उनको भी जरूर रिकमेंड करिए हमारा ये डेली फार्मासिस्ट क्विज, जो कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का क्विज है। कैसा लगा क्विज सेक्शन कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड कल से आज का भी क्विज आपके दोपहर 1 बजे अपलोड हो जाएगा और इसका डिस्कशन कल 9 बजे होगा। तो इसलिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए, वेल प्रिपेयर्ड रहिए अच्छे से। 8:30 बजे मॉर्निंग में ही हो जाएगा। ठीक है, चलो आज थोड़ा लेट हो गया था। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मिथिलेश्वर ऑफिशियल से जुड़े रहिए, हर एक अपडेट पाते रहिए। ठीक है, थैंक यू।